नमस्कार दोस्तों, लाइव वीडियो क्लासेस के लिए अभी तक लगभग 1000 लोगों ने इनरोलमेंट कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक इनरोलमेंट नहीं किया है तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप कूपन कोड सौरभ गुप्ता 1 का यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर ये कोड आपको यूज़ कहाँ पर करना है, आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पर जाकर आपको सब्सक्रिप्शन चूज़ करना है। जैसे कि 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो मात्र 1000 रुपये का है। इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि मात्र 900 रुपये में आप इसे ले सकते हैं। बस आपको मेरा वाला कूपन कोड यानी कि आपको इंटर करना है सौरभ गुप्ता 1। इसके बाद में आपकी लाइव क्लासेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर देखो, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन बना है वो बना है चुनाव आयोग को लेकर। चुनाव आयोग की तरफ से क्वेश्चन ये बना है कि चुनाव आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से कितने समय पूर्व घोषणा पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है। तो यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बोला गया है कि चुनाव शुरू होने से 48 घंटे यानी कि 48 आवर्स के पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दें। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है। यहाँ पर क्या है कि देखो क्या बोला गया है कि हो क्या रहा था कि जैसे चुनाव होने के डेट जैसे ही पास आ रही थी तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं कि अपना जो घोषणा पत्र है वो चुनाव आने वाले दिन के दिन या फिर उससे एक दिन पहले घोषणा पत्र को जारी करती हैं। जिससे क्या होता है कि वो जो घोषणा पत्र होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं, मतलब उसमें कुछ झूठे वादे भी कर देते हैं। जिससे क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता है। तो अभी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने बोला है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना घोषणा पत्र जल्दी से जल्दी मतलब जारी कर दे। मतलब 48 घंटे के भीतर नहीं जारी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 11 तारीख को चुनाव शुरू हो रहे हैं तो उसी के 48 घंटे पहले आप अगर करेंगे तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। तो 48 घंटे से पहले ही आपको इसको लॉन्च कर देना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को एक डाउट आएगा कि सर यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है घोषणा पत्र, ये क्या होता है। देखो, घोषणा पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि हर पार्टी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें वो सारे पॉइंट्स बताएगा कि वो किस चीज़ में कितना पैसा डेवलपमेंट करेगा, लोगों को नौकरी प्रोवाइड करेगा, रोजगार प्रोवाइड करेगा, लोगों को किसानों के लिए क्या स्कीम होगी या फिर मीडियम फैमिलीज़ के लिए क्या स्कीम होगी। तो ये सारी चीज़ों का जो डिस्कशन होता है वो अपने घोषणा पत्र में करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2017 से 18 के दौरान कुपोषण का दर क्या है। तो यहाँ पर देखो, 2017 से 18 की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर कुपोषण का दर माना गया है 34.7। इस डिजिट को याद कर लेना, 34.7% जो है वो कुपोषण का दर आया है। तो ये डिजिट याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और दिखेंगे कि 2017 से 18 में मैंने बताया आपको 34.70 है। 2004 से 5 में ये 48% था। हालांकि इसको पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी आपको डिजिट पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, खुशी की बात यह है कि भारत में जो कुपोषण का दर था उसमें कुछ डिक्लाइन आया है, यानी कि कुछ परसेंट डिक्रीमेंट आया, जो कि एक खुशी की बात है। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि भारत में कुपोषण पिछले आंकड़ों की तुलना में कितने प्रतिशत घटा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए कि 2% की दर से घटा है, यानी कि जितना कुपोषण था उसका 2% कुपोषण जो है भारत में कम हुआ है। कुपोषण का मतलब है बच्चों को प्रॉपर तरीके से फूड ना मिल पाना, प्रॉपर तरीके से उनको पोषण ना मिल पाना। यहाँ पर आपको एक फोटो भी दिखा देते हैं जिसमें कि कुपोषण का शिकार एक बच्चा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर खेल टीम के मालिक की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन से व्यक्ति हैं। तो अमेरिका की एक मैगजीन है जो कि फोर्ब्स जिसका नाम है, वो अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स निकालती है जिसमें सबसे अमीर खेल टीम के अगर कोई मालिक हैं तो वो कोई नहीं, भारत के मुकेश अंबानी है। ठीक है, मुकेश अंबानी जिनकी टीम है मुंबई इंडियंस। ठीक है,
तो उनकी टीम है मुंबई इंडियंस। तो यहाँ पर मुकेश अंबानी जो है वो सबसे अमीर खेल टीम के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर अनिल अंबानी से कंफ्यूज नहीं होना है, मुकेश अंबानी वही है रिलायंस जियो वाले, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, अभी रिसेंट में अनिल अंबानी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था जिसकी वजह से वो जेल जाने वाले थे, और ऐसे समय पर उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने उनको 450 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा देकर उनको जेल जाने से बचाया है। तो कुछ भी कहो, लास्ट में आपके फैमिली मेम्बर्स ही काम आते हैं। तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर शो किया है यहाँ पर। और मुकेश अंबानी की जो कंपनी है वो रिलायंस जियो की वजह से उसके ब्रांड वैल्यू में भी 12% की इंक्रीमेंट हुई है, और इस समय इंडिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल ब्रांड बन गया है रिलायंस। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्ब्स मैगजीन द्वारा सबसे अमीर किसी भी खेल टीम के ऑनर कौन बने हैं, मुकेश अंबानी। आगे चलते हैं, फोर्ब्स क्या है, फोर्ब्स एक अमेरिकन मैगजीन है। यहाँ पर एक चीज़ और जानेंगे कि जो टीम मुंबई इंडियंस है ये कौन कौन से साल आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है। 2013 में, 15 में और 17 में, इन 3 सालों में वो अपना आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2019 में किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। तो ये देखो, ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ है उसको जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है वॉल्टेरी बोटास, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से देख लेना, ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला 1 रेस जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है वॉल्टेरी वोटास, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर इनका फोटो भी आप देख सकते हैं, वो जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। तो इनका नाम क्या है, वॉल्टेरी, यहाँ पर देखेंगे वॉल्टेरी वोटास इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ डिजिटल शिक्षा पहल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में भारत ने डिजिटल शिक्षा को लेकर जो समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं वो किए हैं अफगानिस्तान के साथ में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, पाकिस्तान से जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे एक देश आता है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से भारत के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। वहाँ पर भी मुस्लिम कम्युनिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन वो पाकिस्तान की तरीके हम लोगों के दुश्मन नहीं है, वो उनसे हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये तो रहा दोनों देशों का झंडा, साथ ही साथ में अफगानिस्तान की लोकेशन आप देख सकते हैं। देखो, ये रहा अपना प्यारा भारत, ठीक है। भारत के ऊपर ये रहा पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जैसे ही ऊपर बगल से, यानी कि पाकिस्तान से जस्ट सटा हुआ जो देश है वो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी की अगर बात करी जाए तो काबुल वहाँ की राजधानी है, और मुद्रा की बात करी जाए तो अफगानी वहाँ की मुद्रा हो जाएगी। आगे चलते, एक चीज़ और यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत में गोला मतलब आतंकवादियों को भेजता है, हमले करवाता है, उसी तरीके से वो अफगानिस्तान में भी इस तरीके के काम करते हैं। तो पाकिस्तान से ना केवल भारत बल्कि अफगानिस्तान भी इसी तरीके से परेशान रहता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज बना है। तो भारत से इंडोनेशिया तक की यात्रा करने वाला अगर कोई जहाज अभी हाल फिलहाल में बना है तो उस जहाज का नाम है विजिल। ये तटरक्षक जहाज है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये विजिल नाम का एक तटरक्षक जहाज है जो कि भारत से यहाँ पर इंडोनेशिया ट्रेवल करने वाला पहला तटरक्षक जहाज बना है। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं इंडोनेशिया की लोकेशन कहाँ पड़ेगी, अगर आप वर्ल्ड के मैप में इसे देखना चाहेंगे तो ये रहा अपना भारत, और पानी के रास्ते से अगर आप देखेंगे तो ये रहा यहाँ पर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी भारत का पुराना संस्कृति आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस गेंदबाज को पहला स्थान दिया गया है। तो देखो, वनडे में बॉलिंग में जो पहला स्थान दिया गया है वो दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। तो यहाँ पर बुमराह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को मन में बोलकर देखेंगे कि भारत में आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार बॉलिंग में नंबर 1 पर वनडे रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी है, तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि बल्लेबाजी रैंकिंग में
पहले स्थान पर कौन है? तो बल्लेबाजी में नंबर 1 पर है भारतीय टीम के कप्तान यानी कि विराट कोहली का नाम यहाँ पर आता है। और नंबर 2 पर अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर 2 पर आ जाते हैं रोहित शर्मा, जो कि दूसरे पायदान पर हैं। यहाँ पर ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है जसप्रीत बुमराह का, जो कि बॉलिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय द्वारा होली के अवसर पर एक सप्ताह तक मनाए जाने वाले किस पर्व का 14 मार्च को आरंभ किया गया है? तो यहाँ पर देखो, होली के अवसर पर मध्य प्रदेश की एक आदिवासी समुदाय है जो कि भगोरिया महोत्सव सेलिब्रेट करती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। होली के समय पर ही इसका शुभारंभ होता है, तो भगोरिया महोत्सव ये हर साल वहाँ पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं भगोरिया महोत्सव का एक फ़ोटो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा भगोरिया महोत्सव, जहाँ पर ढोल बजाते हुए लोग, आपस में नाचते हुए लोग, आपस में अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हुए लोग यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि हाल ही में भारत की किस राज्य में भगोरिया महोत्सव मनाया गया है? तो यहाँ पर आप इसका आंसर टिक करेंगे, भारत के मध्य प्रदेश में भगोरिया महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नबी नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर देखो, नबी नारायण को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं। यहाँ पर इनकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले तो नबी नारायण जी का आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। इनके ऊपर इसरो की कुछ खुफिया जानकारी को शेयर करने का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते इनको बर्खास्त कर दिया गया था और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी गई थी। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि उस समय एक इसरो के एक रॉकेट में यूज़ होने वाले क्रायोजेनिक इंजन के इस समय हेड थे वो। और इस इंजन, ये जो कि क्रायोजेनिक इंजन होता है, इसका एक ड्राइंग था, जिसको इस तरीके से मान सकते हैं कि इसका जो ड्राइंग था वो किसी तरीके से पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों को उस समय इन्वेस्टिगेट किया गया था। उसमें से इनका नाम आया था, जिसके ऊपर इनके ऊपर आरोप लगाया गया था। और ऐसा माना जाता है, इन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में ये भी चीज़ बताई है कि एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी ने जब उन्हें गिरफ्तार किया था तो उनसे बोला था कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, और अगर आप निर्दोष साबित होते हैं तो आप मुझे अपनी चप्पल से मार सकते हैं या मारिएगा। तो आज की डेट में अगर बात की जाए तो ये इनको पूरी तरीके से निर्दोष साबित कर दिया गया है, लेकिन इनके लाइफ के बहुत सारे साल इसी तरीके से बर्बाद हुए हैं, जिस पर इन पर झूठे आरोप लगाए गए थे। इसके चलते सरकार ने कोर्ट से इनका समय बर्बाद करने और मेंटली इनको प्रेशराइज करने के चूक की वजह से इनको 50 लाख का मुआवजा भी देने को बोला है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद जी के द्वारा पद्म भूषण के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली ब्रिक्स शेरपा सम्मेलन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? आज का दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ पर संपन्न हुआ है? आज का तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी आईआईटी अमेजन वेब सर्विस के शिक्षा कार्यक्रम को अपनाएगी? तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे देना, और अगर आपका वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।